गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज 27 अप्रैल 2023 और आज के दैनिक समसामयिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है या स्ट्रेटेजी के पूछा जाता है, तो ये वीडियो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और उससे पहले एक कोट कि जंग में कागजी अफरातों से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादादों से क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नाटो ने साइबर रक्षा अभ्यास। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे ताकि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते हैं एग्जाम में उसको हम क्रैक कर सके। तो क्या है क्वेश्चन, हाल ही में नाटो ने साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 का आयोजन कहां किया है। तो आपने एक्सरसाइजेस अभी तक ढेर सारे पढ़े थे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, उसी तरह ये भी एक एक्सरसाइज है जो कि साइबर सिक्योरिटी से लेके है। क्योंकि अब जो जमाना आ रहा है वो डिजिटल का जमाना है। आपको पता है कि ना आपके जेब में वॉलेट बचा, ना आपके पास पासबुक बचा, ना आपके पास मार्कशीट बची, ना ड्राइविंग लाइसेंस बचा, और जितनी भी आपकी सारी चीजें सब कुछ डिजिटलाइज हो गई, सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल हो गई हैं। तो अगर कहीं पे भी साइबर अटैक होता है तो सारी चीजें हैक की जा सकती है, चोरी की जा सकती है, आपके अकाउंट से सारे पैसे गायब किए जा सकते हैं। तो साइबर क्राइम या साइबर अटैक, किसी भी देश में अगर कोई दूसरा देश अटैक करता है तो साइबर अटैक भी उसके साथ कर सकता है, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। तो अब उस नुकसान से बचने के लिए भी तो गवर्नमेंट तैयार रहेगी। तो उस नुकसान से बचने के लिए कुछ देश मिलकर अपनी नई नई टेक्नोलॉजियां शेयर कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में अगर कभी उन पे खतरा आता है तो वो एक दूसरे पर अटैक कर सके। अब इसमें क्वेश्चन में लिखा है नाटो। नाटो का आर्टिकल नंबर 6 यही कहता है कि अगर हम में से किसी को किसी ने आंख उठा के देखा, दुनिया के किसी भी देश ने अगर आंख उठा के देखा, तो हम उसका नामो निशान मिटा देंगे, मिलकर उस पर अटैक करेंगे। आर्टिकल नंबर 6 नाटो का यही कहता है। तो अब इन देशों ने क्या किया है कि मिलकर साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए लॉक्ड शील्ड, क्या है, क्या देखिएगा, लॉक्ड शील्ड्स 2023 का शुभारंभ किया है। कहां किया है, एस्टोनिया में किया है। एस्टोनिया जो कि एक नॉर्डिक कंट्री है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जो कि पहले रूस के ही पार्ट थे। अब रूस जो है वो एक दूसरे देश को धमकाता रहता है, जैसे साल भर से यूक्रेन की हालत खराब किया हुआ है, उसी तरह वो और देशों के लिए संकट ना हो, इसलिए बाकी देश भी खुद को सुरक्षित रख रहे हैं कि एटलीस्ट कभी साइबर अटैक ही हो गया तो हम अपने आप को प्रिपेयर कर सके। सिंपल। तो नाटो ने साइबर रक्षा अभ्यास लॉक शील्ड 2023 का आयोजन कहां किया है, एस्टोनिया में किया है। एस्टोनिया किसका पड़ोसी देश है, रूस। तो अब वहां पे रूस के बगल में ये सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस या कोई भी एक्सरसाइजेस क्यों किए जा रहे हैं, ताकि रूस को बताया जा सके कि हम भी है जोश में, बातें कर होश में। ठीक है, तो एस्टोनिया में। ओके, अब देखिए सबसे पहले देख लीजिए नाटो ग्रुप जब भी ग्रुप वाले क्वेश्चन आते हैं तो नाटो ग्रुप के बारे में पूछा जा सकता है, और साथ ही इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में रह रहा है, इसलिए भी इससे क्वेश्चन बनने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949 में। अब 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, 1948 में डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। सब 1945 के बाद ही क्यों हुई थी, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार जो खत्म हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार तो 1914 से लेकर 1918 तक खत्म हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था 1939 से लेकर 1944 तक हुआ था। तो 1944-45 तक खत्म हुआ था जब नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरे थे। तो उसके बाद ही ये सारे संगठन बनाए गए अपनी सिक्योरिटी को लेकर, ताकि दूसरी बार वर्ल्ड वॉर 3 ना हो पाए। इन सभी चीजों को रोकने के लिए नाटो की स्थापना की गई थी। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। कहां है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किस कंट्री में है, बेल्जियम। बेल्जियम को ही यूरोप का अखाड़ा भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वार हो चुके हैं। तो और अभी हाल ही में नाटो चर्चा में क्यों था, क्योंकि नाटो का 31वां मेंबर बना है फिनलैंड, जो कि रूस से 1300 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। रूस ने इसको सख्त वार्निंग दे रखी थी। तो ओरिएंट 23 ये युद्धाभ्यास कहां हुआ है, तो ओरिएंट 23 युद्धाभ्यास जो हुआ है ये हुआ है फ्रांस के द्वारा। अच्छा, फ्रांस के द्वारा जब ये युद्धाभ्यास हुआ है तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, इसमें पार्टिसिपेट किया तो फ्रांस ने ऑर्गेनाइज किया, तो खुद तो पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा, सिंपल। प्लस नाटो कंट्रियां पार्टिसिपेट किए। अब नाटो में कितनी कंट्री आती है, तो 31st मेंबर है ना,
तो 31 मेंबर यानी 31 देश इसमें पार्टिसिपेट किए, प्लस इंडियन एयरफोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और ये इस समय युद्धाभ्यास चल रहा है, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में इन लोगों ने एक ऐसा आइलैंड बनाया हुआ है, उसमें दूसरे आइलैंड के द्वारा अटैक करवाया हुआ है और फिर ये सारी कंट्री मिलकर जाके इसको बचाएंगी और इसको धोएंगी। पूरा मूवी का सीन क्रिएट किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोप इंडिया और जो अभी हमने कहा था ओरिएंट 23, ये दोनों के दोनों युद्धाभ्यास चल, और साथ में एक और आगे है इसके बाद, वो भी युद्धाभ्यास पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि 3 एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस साथ में चल रही हैं। तो कोप इंडिया का हुआ है बंगाल के कलाईकुंडा में। कहां हुआ है? बंगाल के कलाईकुंडा में, इंडिया और यूएसए के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में, जिसमें अमेरिका की तरफ से क्या है F-15 और इंडिया की तरफ से सुखोई 30, यानी अमेरिका वाले का डबल, और साथ में बॉम्बर, हैवी बॉम्बर जो है अमेरिका ने वही लेके आया हुआ है। फिर देखो इनिचियस 23, ये भी इस समय हो रहा है ग्रीस में, और इसमें भी इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही है। इसका मतलब 3 एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस एक साथ चल रही हैं। आगे देखते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र किन दो देशों के बीच में होता है? ये होता है भारत और सिंगापुर। अगर घूमने के लिए कोई भी जगह दिमाग में आती है आउट ऑफ इंडिया तो सिंगापुर जैसी कंट्री आती है दिमाग में, और साथ में हम लोग थोड़ा नजदीक भी है। साइक्लोन 1, अब ये युद्धाभ्यास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इस बार पहली बार हुआ, इससे पहले कभी भी साइक्लोन एक्सरसाइज नहीं हुई थी, और ये उस कंट्री के साथ हुआ है जो एनडीबी का नया मेंबर है। अब गेस कर सकते हैं, आधे लोग तो गेस कर ही लिए होंगे। तो ये हुआ है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। किसके बीच में? इंडिया और इजिप्ट के बीच में। तो एनडीबी का जो नया मेंबर है कौन सा है? इजिप्ट है। ठीक है, अब एनडीबी का नया मेंबर ये क्यों बना था? क्योंकि इसको चाहिए थे पैसे अपने यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में परीक्षण के दौरान विफल हुए स्टारशिप अंतरिक्ष यान का निर्माण किसने किया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक लाइन है कि हम या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं, हम हारते बिल्कुल नहीं है। उसी तरह एलन मस्क का कभी आप इंटरव्यू देखिएगा तो उन्होंने इसको क्या कहा है कि हम सफल हुए और अगली बार इससे भी बड़ा हम प्रयोग करेंगे और इससे भी ज्यादा सफल होंगे। देखिए ये है लगभग ये पूरी दुनिया का सबसे हैवीएस्ट रॉकेट है। अब हैवीएस्ट रॉकेट क्यों है? क्योंकि आपने सुना होगा कि अंतरिक्ष यान के द्वारा 2 अंतरिक्ष यात्री गए, 4 अंतरिक्ष यात्री गए, 6 अंतरिक्ष यात्री गए, यही सुना होगा। इसमें 400 यात्रियों की कैपेसिटी थी। कितने की थी? 400 यात्रियों की कैपेसिटी है पूरा अंतरिक्ष में भेजने की। मतलब पूरी दुनिया का अब तक सबसे हैवीएस्ट है। और इस कंपनी का मालिक कौन है? एलन मस्क। इनका टारगेट था कि 90 मिनट तक ये रॉकेट काम करेगा, बट ये रॉकेट काम किया लगभग 4 मिनट तक। अब 4 मिनट आपको लग रहा होगा कि बहुत कम है। जब एक ग्रेनेड फटता है ना, ग्रेनेड की जब पिन निकाली जाती है तो 6 सेकंड टाइम होता है, और ग्रेनेड के लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको तुरंत नहीं फेंकना, आपको काउंट करना है 1 2 3 4, अब फेंकना है, नहीं तो सामने वाला वापस फेंक सकता है। तो ये 4 मिनट तक फ्लाई किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और एक मतलब एटलीस्ट इन्होंने उस पायदान पे कदम रख दिया जिसपे पूरी दुनिया भी सोच रही है। तो अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि 2025 में जो नासा आर्टेमिस भेजने वाला है उसमें भी वो इसी रॉकेट का यूज करने वाला। रॉकेट क्या होता है? ठीक है, रॉकेट होता है और उसके साथ साथ कुछ चीजें भेज दी जाती है। जैसे रॉकेट के साथ सैटेलाइट भेज दिया गया, बंदर को भेज दिया गया, कुत्ते को भेज दिया गया, लाइका कुत्ता गया था, ठीक है, या तो आदमियों को भेज दिया गया, कुछ भी भेज दिया जाए इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रॉकेट जो है वो है गाड़ी। साइकिल से पे सोने जाते हैं तो साइकिल है रॉकेट, आप खुद है उसकी सवारी, यानी आप है उसके सैटेलाइट या आप है उसके पैसेंजर, जो भी समझ लीजिए। तो जो साइकिल है वो है रॉकेट, उसी तरह ये भी है रॉकेट, और 400 यात्रियों की कैपेसिटी के साथ थी। तो इसको किसने, अब देखिए अब आपको अभी भी मैंने बताया कि किसने इसका किया है? एलन मस्क। एलन मस्क की कंपनी कौन सी है? स्पेसएक्स। और स्काई रूट कहाँ की कंपनी है? स्काई रूट कंपनी है इंडिया की प्राइवेट कंपनी है। उसके साथ साथ पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 की स्पेस कंपनी कौन सी है? नासा। नासा के हेड कौन है? बिल नेल्सन।
ये सारी चीजें स्ट्रेटेजी के से भी पूछी जा सकती हैं, तो उसको भी आप दिमाग में रख सकते हैं। PSLC-55 किस देश के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है? तो किस देश को? सिंगापुर। सिंगापुर के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। देखिए लो अर्थ ऑर्बिट आपने बहुत बार सुना होगा, तो जो 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच की कक्षाएं होती हैं उनको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट। आगे देखते हैं निसार। जान निसार है, ऐ वतन तुम्हारे लिए जान निसार। तो यही जान निसार किसने किया है? देखिए एन से है नासा, आई से है इसरो, SAR से क्या है? सिंथेटिक एपर्चर। आप अगर कैमरे का थोड़ा बड़ा फोटो अच्छे से क्लिक कर देंगे तो आपको पता होगा एपर्चर क्या होता है। सिंथेटिक अपर्चर रडार, रियल टाइम एनालिसिस करने के लिए। रियल टाइम एनालिसिस मतलब इसी समय, जैसे कि अब मैंने फोटो क्लिक की, जैसे हमें सन दिखता है तो हमें जो सन दिख रहा होता है वो लगभग 8 मिनट पुराना दिख रहा होता है। उसी तरह जब हमें कोई मान लीजिए कि 2 लाइट ईयर दूर कोई हमारे पास से स्टार है, तो जो हमें वो दिख रहा है वो 2 साल पहले का दिख रहा है, आज का नहीं है। वो कल खत्म होने भी वाला है, तो हमें वो दिखेगा 2 साल बाद पता चलेगा, 2 साल तक हमें वो दिखेगा अगर वो 2 लाइट ईयर दूर है। तो उसी तरह रियल टाइम का मतलब क्या हुआ कि वो जो यहां से और हमें देखने के बीच में जो डिस्टेंस आ रही है, टाइम डायलेशन आ रहा है, उसे जीरो किया जा सके, तुरंत देख सके। जैसे कि आप अपने सामने रखी हुई बुक को तुरंत देख रहे होंगे, जिस समय पेज पलट रहा है आप उसी समय आपकी नजर, ऐसा नहीं कि पेज पलट जा रहा है आपको 5 मिनट बाद दिख रहा है अच्छा पेज पलट रहा है। इंटरनेट स्लो होता है तो कभी-कभी धीमे-धीमे दिखता है, तो वो एपर्चर का टाइम डायलेशन हो जाता है कि टाइम गैप बन जाता है। तो सिंथेटिक एपर्चर रडार रियल टाइम पे अर्थ की इमेजिंग लेने के लिए है, ताकि स्टडी को और एक्यूरेट किया जा सके। जूस मिशन क्या है? JU से जुपिटर, ICE से आईसी और मून एक्सप्लोरेशन। जुपिटर, IC, मून एक्सप्लोरेशन। जुपिटर के जो मून है जैसे गैनीमेड है और सेलेस्टा है, तो जुपिटर, IC उन्हीं पे स्टडी करने के लिए पानी मिलने के चांसेस है, उन सबको स्टडी करने के लिए एक जूस मिशन भेजा गया है, जो कि 8 साल बाद 2023 चल रहा है, 8 साल के लिए 2031 तक वो वहां की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा और तब पता चलेगा कि वहां पे जीवन सक्सेस है नहीं। तब तक दिल थाम के जहां पे है अपने अर्थ को सेव रखिए, पेड़ लगाइए, पानी पीजिए। हाल ही में ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन में होते हैं राजा को बोलते हैं किंग। तो इस समय के वर्तमान किंग कौन है? तो इस समय के वर्तमान किंग है चार्ल्स III। एलिजाबेथ की अभी आपने लेटेस्ट में सुना था कि एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है, उसके बाद चार्ल्स III बने हुए हैं। इसके बाद यहाँ के जो PM है वो भारतीय मूल के हैं। कौन से हैं? भारतीय मूल के हैं। आपने कभी मतलब ऐसे देशभक्ति पैट्रियोटिज्म से रिलेटेड मूवीज देखी होंगी, तो उसमें लिखा रहता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो उसी पे ऋषि सुनक ने क्या किया था कि एक कुत्ता मतलब ले जाके उसमें डॉग्स एंड इंडियंस, जो बहुत जैसे मीम बनी हुई थी, आपने देखा ही होगा। तो भारतीय मूल के कौन है यहाँ के प्रधानमंत्री? ऋषि सुनक। ऋषि, ऐसा नहीं है कि उनसे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन फिर भी लोग एक बार जब उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो उनको पता चलेगा ना कि इंडिया ओरिजिन का है। ऋषि सुनक। इसके बाद यहाँ के जो डिप्यूटी मतलब डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने, उनका नाम है ओलिवर डाउडेन। और इन्होंने किसको हटा के अपने पद पे बने हैं? ये डोमिनिक राब को हटा के इस पद पर आए हुए। ठीक है, अब डोमिनिक राब क्यों हट गए? क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दे दिया? क्योंकि इन्होंने अपने साथ के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ कांग्रेस जो वहां पे चलती है अमेरिका में, तो मेंबर ऑफ कांग्रेस को इन्होंने हड़का दिया था। हड़का दिया मतलब डरवा दिया था, धमकी दे दी थी। तो हड़काने की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और यहाँ इंडिया में तो हड़काना तो छोड़िए, घर ही से उठवा लेते हैं, कोई इस्तीफा की जरूरत नहीं पड़ती। तो डोमिनिक राब को इस्तीफा देना पड़ गया था। अब आगे देखते हैं। तो अच्छा, इस्तीफा देने के बाद बना कौन?
ओलिवर डाउडेन, इनको भूलिएगा नहीं, ओलिवर डाउडेन, यही इनकी फोटो, ओलिवर डाउडेन बने। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में, सूडान किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? सूडान पड़ता है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में। तो हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? जब भी कुछ बड़ी चीज करनी होती है तो उसे ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। एक तरह का ऑपरेशन भारत के द्वारा किया गया ऑपरेशन एक कठिन जटिल समस्याओं को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो ऑपरेशन को किसने शुरू किया? इस ऑपरेशन को शुरू किया है भारतीय विदेश मंत्री। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर साहब। तो एस जयशंकर साहब ने इसको शुरू किया है और इसका नाम रखा है ऑपरेशन कावेरी। क्या नाम रखा है? ऑपरेशन कावेरी। लगभग 500 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। दो, जैसे कि एक आईएनएस सुमेधा और इसी तरह एक और आईएनएस यहां से भेजा जा चुका है और साथ में एक फाइटर प्लेन भी भेजा जा चुका है ताकि वहां से लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। कुछ भारतीयों को यूक्रेन ने निकाल लिया, कुछ भारतीयों को रूस वालों ने निकाल दिया। जब वो लोग अपनी कंट्रीज को निकाल लेते तो उसमें हमारी भी कंट्रीज को उन्होंने निकाल लिया, तो वहां के थ्रू भी वो इंडिया आराम से पहुंच जाएंगे। तो लगभग सबको सेफली निकाल लिया गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में जब संकट आया था तो वहां के लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। जब अफगान जलेबी सब वो क्या आपने उस समय का वो देखा, वो फोटोज वायरल हुई थी कि आईएएस के ऑफिस में, डीएम के ऑफिस में सब ऐसे AK-47 टांग के बैठे हुए हैं। तो उस समय ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। किस लिए चलाया गया था? कि वहां से भारतीयों को सेफली निकाला जा सके। तो ऑपरेशन देवी शक्ति। और वो तालिबान जो अमेरिका को भी नहीं छोड़ता, उसने इंडिया को क्यों छोड़ा था? क्योंकि इंडिया उन्हें जब भी वो मर रहे होते हैं, जब बीमार पड़ रहे होते हैं, जब उनके खाने की कमी रहती है, तो इंडिया उन्हें मानवता के नाते खाना पहुंचाता है, दवाइयां पहुंचाता है। ये नहीं देखता कि उससे उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो मानवता के बलबूते पे जब वो आप मानवता करते हैं तो सामने वाले का भी दिल कहीं न कहीं वो समझता है। तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो था वो सफल क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया की जो ह्यूमैनिटी पूरे वर्ल्ड को लेकर रहती है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना, उसी के तहत ये ऑपरेशन देवी शक्ति सफल हुआ था। इसके बाद ऑपरेशन दोस्त तुर्की। जब भी कभी वर्ल्ड लीडर की मीटिंग होती है तो जो दुनिया में इंडिया का सबसे ज्यादा विरोध करता है वो है तुर्की। सीरिया, पाकिस्तान के हमेशा सपोर्ट करता है तुर्की, क्योंकि वो भी मुस्लिम कंट्री, ये भी मुस्लिम कंट्री। और ये जो कश्मीर था, कश्मीर को कहता है कि पाकिस्तान का हिस्सा है। इसके बाद भी जब वहां भूकंप आया था और जब हजारों लोग की जान जा रही थी तो इंडिया वहां बचाने पहुंच गया और ये नहीं देखा कि हमारी पुरानी दुश्मनी क्या थी। तो ऑपरेशन दोस्त, और वहां के लोग आज भी क्या शुक्रगुजार किए थे, झुक के तालियां बजाकर, मतलब इंडिया गर्व से पूरा सीना चौड़ा हो गया था, पूरी दुनिया में डंका बजा दिया था ऑपरेशन दोस्त के तहत। तो ऑपरेशन दोस्त कहां हुआ था? तुर्की और सीरिया से जब भूकंप आया था वहां के लोगों को निकालने के लिए। पीएम ऑफ इटली क्यों इंपॉर्टेंट है? कि ये अभी इंडिया में आई थी रायसीना डायलॉग 8 में। तो पीएम ऑफ इटली कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। और मोदी जी ने अभी किसी को गोलगप्पे खिलाए थे, कौन थे वो? पीएम ऑफ जापान। तो गोलगप्पे किसको खिलाए थे? फूमियो किशिदा। किसको खिलाए थे? फूमियो किशिदा। आगे देखते हैं। तो देखिए कावेरी चलाया गया था, ऑपरेशन कावेरी। इंडियन एयरफोर्स प्लेन आईएनएस सुमेधा ब्रिंग इंडियन टू जेद्दा फ्रॉम सूडान। गवर्नमेंट टॉक्स विद प्राइवेट। तो ये पूरी न्यूज की आर्टिकल्स है, आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहां लॉन्च किया गया है? अगर आपको आपके पड़ोसी बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं तो इतना जान लीजिए कि उनका सोल्यूशन आ गया है। आपको कुछ नहीं करना है, इसी ड्रोन को उनको बांध देना है कि ड्रोन उनको उठा के लेके चला जाएगा। बस आपके पड़ोसी का वजन 50 केजी से ऊपर नहीं होना चाहिए। कितने से? 50 केजी से ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर उससे ऊपर है तो अब जब नेक्स्ट ड्रोन आएगा तो उसमें उनका हिसाब किताब हो जाएगा। तो देखिए हाल ही में भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक क्या होता है? सामान होता है। जैसे आपके घर चना खत्म हो गया तो लॉजिस्टिक ही हो गया। आपको नए सीपीयू की जरूरत पड़ गई, नए मॉनिटर की जरूरत पड़ गई, लॉजिस्टिक है। दरवाजा टूट गया, नया लॉजिस्टिक में सामान होता है। तो सामान को कैरी करने के लिए अब मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में ऑक्सीजन की अत्यंत कमी है और 10 किलो ऑक्सीजन तुरंत मिल जाए तो जान बचाई जा सकती है, जो कि काफी लगभग 10 किलोमीटर की रेंज में है।
और वहां से वहां तक जाम वाला जो रीजन है लगभग 50 मिनट है। अब इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि जब वो आईसीयू में पड़ा हो तो 50 मिनट, तो ऐसे नॉर्मल आदमी तो रोक ही नहीं पाएगा 2 मिनट से, तो 50 मिनट तक तो उसमें उसकी जान जाने का खतरा होता है। तो उस कंडीशन में 50 केजी तक ऑक्सीजन को या मेडिकल फैसिलिटी को वहां पहुंचाया जा सकता है। वक्त आने पर इम्यूनेशन यानी हथियार सप्लाई की जा सकती है। इसी तरह बहुत ढेर सारी चीजें की जा सकती है। तो 50 केजी के वजन को 10 किलोमीटर के रेंज में लगभग 8000 फीट से लेकर 10,000 फीट की ऊंचाई तक ये ड्रोन लेके उड़ सकता है, जिसका नाम क्या है RM001। किसने इसका उद्घाटन किया था? नवीन पटनायक ने। अब इसका ऑप्शन में बताने की जरूरत पड़ेगी कौन सा ऑप्शन सही है? नहीं, सिंपल। नवीन पटनायक कहां के सीएम है? उड़ीसा के। तो सिंपली इसका उद्घाटन कहां होगा? उड़ीसा में। और इसका जो नया वर्जन आने वाला है, यानी जो वर्जन होगा RM002, ये जो है 10 किलोमीटर की एरिया रेंज को 40 किलोमीटर की रेंज बता देगा। 50 केजी के वजन को 250 केजी के वजन में बदल देगा। यानी आप अपने पड़ोसियों को, अगल बगल 4-5 पड़ोसी को बांध के एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं कहीं भी। और किसी से मिलने जाना हो तो खुद चढ़ जाइए, पहुंच जाइए, हेलीकॉप्टर का भी काम करेगा। आर्टिफिशियल हार्ट किसने बनाया था? तो IIT कानपुर के द्वारा आर्टिफिशियल हार्ट बनाया गया था। इसके बाद आगे देखते हैं, अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा राज्य है? केरल। इसके बाद आगे देखते हैं, दुनिया की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन किस देश ने शुरू की है? तो जर्मनी ने। किस देश ने शुरू की है? तो जर्मनी ने। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर, सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया था? 21 अप्रैल को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किस लिए दिया गया? सबसे पहले ये जान लीजिए। कोविड-19 के दौरान वैक्सीनेशन के लिए और जो भी उसके द्वारा सुरक्षा या मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी, उन सभी चीजों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये किसको मिला है? ये मिला है स्वास्थ्य मंत्रालय। किसको मिला है? स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय को मिला। ये टेक्निकल टीम इसको पूरा लिखा नहीं है, इसमें लिख लीजिए परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया गया है। अब मोदी जी ने दिया है तो सिंपली एग्जाम में आ सकता है। आगे देखते हैं, 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है, ऑप्शन देख ले क्या, वैश्विक टीका गठबंधन, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ। तो ये किया जा रहा है विश्व टीकाकरण सप्ताह। अब सिंपली हेल्थ के लिए मैक्सिमम वर्क कौन करता है? WHO। WHO का हेडक्वार्टर कहां है? जेनेवा में। जेनेवा में। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी इसकी? 7 अप्रैल 1948 को, यानी 1948 को स्थापना हुई थी WHO की। और ये WHO ने 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह का शुभारंभ किया है। और 24 अप्रैल को क्या था? मलेरिया डे था। तो मलेरिया डे को शुरू किया गया है ताकि टीकाकरण का प्रोग्राम पूरा किया जा सके। पहले मलेरिया के लिए उन्हें दे दिया जाता था, लेकिन अब जो है वैक्सीन बन चुकी है तो वैक्सीन दिया जाएगा। अब ये देख लीजिए एक बार, सर्वैक, ये क्या है? ये भी एक वैक्सीन है। किसके लिए है? ये वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर के लिए। किसके लिए है? सर्वाइकल कैंसर के लिए है ये सर्वैक वैक्सीन। आगे देखते हैं, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो पुस्तक जब भी आती है, कोई भी बुक आती है, अभी मेरे पास ही कोई बुक होगी, मान लीजिए ये बुक है, तो अब इस बुक में जो भी डेटा दिए हुए हैं तो इन सबका एक कॉपीराइट होगा, सिंपल।
यानी कि इसके बुक के डेटा को कोई और कंपनी या कोई और अपने प्रॉफिट के लिए यूज नहीं कर सकता। अपने पढ़ने के लिए, एग्जाम निकालने के लिए यूज किया जा सकता है, किसी को गिफ्ट दिया जा सकता है, लेकिन एज ए अपनी खुद की बुक आगे कवर हटा के लगा दे तो ऐसा नहीं कर सकते। यही होता है कॉपीराइट। तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया 23 अप्रैल को। अब 23 अप्रैल को क्यों मनाया गया है? सिंपली उस दिन किसी का बर्थडे रहा होगा। किसका बर्थडे था? तो उस दिन बर्थडे था विलियम शेक्सपियर का। किसका बर्थडे है? विलियम शेक्सपियर का बर्थडे है। आपने 10th में मर्सी पढ़ी होगी विलियम शेक्सपियर की। तो विलियम शेक्सपियर का बर्थडे है, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। अब सिंपली अब दिवस पूछ लिया, तो अब पूछता है कि इसकी थीम क्या थी। तो थीम थी इस बार इंडिजीनियस लैंग्वेज, या इसे बोल सकते हैं स्वदेशी भाषा, यानी जो भी आपकी मदर टंग है वो वाली लैंग्वेज, स्वदेशी भाषा। और इसके साथ साथ इस दिवस का फोकस क्या है? इस दिवस का फोकस है कि अपनी भाषा पे शर्म ना करना। क्या फोकस? अपनी भाषा पे शर्म ना करना और उसको गर्व की तरह बोलना, मतलब एज ए गर्व लेना कि आपका वो प्राइड है। ठीक है, तो इसका फोकस क्या है? फोकस है शर्म ना करना अपनी भाषा के प्रयोग पर। आपकी भाषा आपकी विरासत है जो कि दुनिया में और कहीं जगह नहीं बोली जाती है, तो उसको बोलने में कैसे सर? तो ये दिवस कब मनाया गया है? 23 अप्रैल को। 22 अप्रैल को क्या मनाया गया था? अर्थ डे। अर्थ डे की थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 24 अप्रैल को क्या मनाया गया था? मलेरिया डे। क्या मनाया गया था? मलेरिया डे। 25 अप्रैल को क्या मनाया गया था? इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, एक क्वेश्चन कम से कम। और कमेंट बॉक्स में कोई आंसर देता नहीं है, देता तो बहुत अच्छा लगता। 17 अप्रैल को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। 21 अप्रैल को क्या माना गया था? सिविल सर्विस डे। कब मनाया गया? 21 अप्रैल को। आगे 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनाया गया था? अर्थ डे। फिर से लिख देता हूं, अर्थ डे। और क्या थीम थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। इसके बाद आगे देखते हैं 22 मार्च। एक ये चीज है कि 22 ये है मार्च, ये है अप्रैल, ये है मई। मार्च, अप्रैल, मई। और ये है वेब, वाटर डे, अर्थ डे और बायोडायवर्सिटी डे। इस तरह भी आप लर्न कर सकते हैं। 22 मई बता ही दिया बायोडायवर्सिटी डे। रिवीजन, आज का रिवीजन कर लेते हैं। और 25 अप्रैल में बता ही देता हूं, लेकिन अगर फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता। 25 अप्रैल को मनाया गया था पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस। लेकिन फिर भी अगर मैं लास्ट में कोई क्वेश्चन पूछूं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर दीजिएगा। इससे अच्छा लगता है कि हाँ कोई पढ़ तो रहा है, नहीं तो लगता ही नहीं कि पढ़ रहा है, लगता है सिर्फ सब लोग टाइम पास या एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं। हाल ही में नाटो ने साइबर रक्षा अभ्यास लॉक शील्ड 2023 का आयोजन कहां किया है? तो एस्टोनिया में किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परीक्षण के दौरान विफल हुए स्टारशिप अंतरिक्ष यान का निर्माण किसने किया था? तो स्पेस एक्स ने किया था। स्पेस एक्स मालिक कौन है? एलोन मस्क। कहां कंपनी? अमेरिका की। हाल ही में ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ओलिवर डाउडेन को। किसको हटा के बनाया? ये डोमिनिक राब को। इस समय के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, भारतीय मूल के। इसके बाद हाल ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? ऑपरेशन कावेरी। भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन जो कि 50 केजी के पर्सन को भी उठा के ले जा सकता है,
कहाँ पे शुरू किया गया? नवीन पटनायक ने उड़ीसा में शुरू किया। बाकी आप लोग अपने हिसाब से उसका उपयोग कर सकते हैं, इसको जो उपयोग करना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर उसको ऐसे फ्री कर दिया जाए ना तो लोग शादियों में समोसा पहुंचाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक पहुंचाने के लिए सजेस्ट करने लगेंगे। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता, वो केक काटने के लिए यूज करने लगे तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, पता चले केक ले जाकर पलट दिया। सेवा दिवस के अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 23 अप्रैल को। किसके बर्थडे पे? विलियम शेक्सपियर के बर्थडे पे। इसके बाद आप संविधान के भाग में बता रहा था, तो संविधान एक बुक है जो कि आपके देश को चलाने के नियम कानून को मिलाकर बनाई गई है। अब उस संविधान में टोटल 22 भाग है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप कहीं पढ़ लेते हैं कि संविधान में 25 भाग है। तो क्या हुआ कि जब संविधान बन रहा था तो सोचिए कि उसमें लोग कितने टैलेंटेड थे कि उन लोगों ने भाप लिया था कि वक्त आने के साथ कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसको इसमें से हटाना पड़ेगा और कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो उनको ऐड करने के लिए एक स्पेशल जगह कहां से बनाई जाए, तो वही इसमें जोड़ा गया कि अमेंडमेंट होंगे। तो वही अमेंडमेंट के द्वारा कुछ चीजें जोड़ी गई हैं। जो टोटल नंबर है वो 23 के 23 ही है, लेकिन अगर 1 का ए और 1 के बी को अलग अलग जोड़े तो टोटल 25 हो जाता है। कभी भी एग्जाम में पूछ दे कि कितने भाग होते हैं तो 23 ही बताना है, 25 नहीं बताना है। ये बात एकदम कान खोल के सुन लीजिए। अगर गलती से भी 25 मार दिया कि 25 भाग होते हैं तो 25 1% नंबर नहीं देगा, सीधे माइनस कर देगा, -25%। तो देखिए, भाग 1 क्या था? भाग 1 है कि भारत राज्यों का संघ, आर्टिकल 1 है। उसी तरह भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा, संघ एवं राज्य की चर्चा किसमें हुई है? भाग 1 में, कि किसको भारत में मिलाना है, किसको नहीं मिलाना है, कैसे मिलाना है, ये सारी चीजें बता दी गई। कितने राज्य है, कितने यूनियन टेरिटरी है, सब भाग 1 में बता दिया गया है। भाग 2 में बताया गया है कि अच्छा, राज्य पता चल गए, तो अब आपको बताया जाता है कि आपको नागरिकता कैसे मिलेगी। तो नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे छीनी जाएगी और नागरिकता किन लोगों को मिल जाएगी, किस अच्छे आचरण में मिलेगी और उस नागरिकता के साथ क्या बेनिफिट होगा, अब बताया जाएगा भाग 3 में। तो भाग 3 को बोला गया मौलिक अधिकार। जिसके पास होगी नागरिकता उसको मिलेंगे मौलिक अधिकार, लेकिन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अगर आपके पास नागरिकता नहीं भी है तब भी मिलेगी। ठीक है। भाग 4 क्या कहता है? तो भाग 4 कहता है कि मौलिक अधिकार तो मिल गए, यानी हमें सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट को संरक्षक बोलते हैं, तो मौलिक अधिकार हमको मिल गए। अब हमको राज्य भी कुछ अधिकार देता है, तो उसको बोलते हैं DPSP, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य कुछ सुविधाएं देता है, लेकिन अब वो सुविधाएं इतनी अब उस आजादी के समय के हिसाब से बहुत लेटेस्ट थी और उसमें प्रोवाइड कराना इजी नहीं था। तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि जब राज्यों को लगे कि उनकी क्षमता हो गई है इसको प्रोवाइड कराने की, तब वो प्रोवाइड करा सकते, लेकिन अगर नहीं मिला तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। मान लीजिए कि उसमें लिख दिया गया कि सरकारी नौकरी आप करेंगे, तो अब अगर इसके बदौलत आप कोर्ट जा सकते, तो जितने भी बच्चे 12th पास है, 10th पास है, कहीं नहीं पास है, वो भी पहुंच जाते कोर्ट और कहते कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, इसमें लिखा है, सरकार फंस जाती। इसलिए इसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते। भाग 4 के क में बाद में जोड़ा गया और कहा गया कि सब जिम्मेदारी सरकार की ही होगी, क्या आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, क्या आपकी कोई ड्यूटी नहीं होगी। तो भाग 4 के क या 4 के ए में कहा गया है फंडामेंटल ड्यूटी। क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य। इसके बाद भाग 5वां देखते हैं। भाग 5 पूरे संविधान का सबसे बड़ा भाग है। जिस भी बच्चे ने भाग 5 को मिस किया उसका संविधान मिस हुआ, उसका माइनस नंबर पक्का है। ये कहां का है? यूनियन को हम क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं। यूनियन के बारे में है भाग 5। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स।
भाग 6 क्या बोलता है? स्टेट, स्टेट की चर्चा की गई है भाग 6 में। भाग 7 को हटा दिया गया है क्योंकि पुराने जो राज्य थे आजादी के समय वो कुछ अजीब ढंग से थे, कहीं यहाँ के राजा, कहीं वहां के राजा, कहीं यहाँ की टेरिटरी, वहां हैदराबाद, जूनागढ़, कहीं ये वो, तरह तरह की चीजें थी। उन सबको हटा दिया गया है 7वें को। और किस संविधान संशोधन से हटाया गया है? तो 7वें संविधान से, 7th अमेंडमेंट से, अमेंडमेंट या संविधान संशोधन की वजह से इसको हटा दिया गया है। किस सन में हटाया गया है? 1956 में इसको हटा दिया गया है। भाग 8। अब भाग 8 क्या कहता है? भाग 8 बताता है यूनियन टेरिटरी के बारे में, यानी कि कुछ ऐसे राज्य जिनकी सीमाएं बहुत छोटी हैं और उन पे विदेशी दबाव का डर रहता है, जिससे यूनियन यानी जो केंद्र सरकार है उसे अपने अधिकार में रखती है कि ये कहीं विदेशियों से जाकर मिल न जाए, इसलिए उसको यूनियन टेरिटरी में रखा जाता है। और जब मामला बहुत नॉर्मल हो जाता है तो फिर से उसे राज्य सरकार को दिया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है 9वां। तो भाग संख्या 9 बताता है पंचायत के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि महात्मा गांधी से प्रेरित भी है। और भाग 9 के विरोधी कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। क्यों विरोधी थे? क्योंकि उनका मानना था कि प्रधान जी इसमें स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर लेके घूमेंगे और गरीब आदमी गरीब ही रह जाएगा। तो भाग संख्या 9 हो गया। बात है भाग संख्या 10 पर। तो भाग संख्या 10 कहता है SC ST अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। कौन से? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र का वर्णन है किसमें? भाग संख्या 10 में। भाग संख्या 11 एक में और एक तू, यानी इसमें राज्य एवं संघ के बीच संबंध बताया गया है कि कैसे वित्तीय संबंध बनेंगे, कैसे विधायी संबंध बनेंगे, कैसे कार्यपालिका का संबंध बनेगा। ठीक है, दोस्ती भाईचारे वाला संबंध नहीं है। भाग संख्या 12 जो कि एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि ये वित्त, संपत्ति एवं वाद से रिलेटेड है। ये भाग संख्या 12। अब आगे देखते हैं भाग संख्या 13। तो भाग संख्या 13 कहता है कि भारत की सीमा, भारत की बाउंड्री या सीमा के अंदर या भारतीय क्षेत्र के अंदर व्यापार और विपणन, क्या? व्यापार एवं विपणन। इसके बाद भाग संख्या 14। भाग संख्या 14 है, फिर 15 है और फिर 16 है। ठीक है, तो भाग संख्या 14 बताता है संघ एवं राज्य की सेवाएं। क्या बताता है? संघ एवं राज्य की सेवाएं। इसके बाद 14वां का ए या क बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्राधिकरण। प्राधिकरण। अब हिंदी का नाम यहाँ पे ज्यादा टफ लगेगा तो आप इंग्लिश का नाम याद कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल। क्या है? ट्रिब्यूनल। जो यूपीएससी के एग्जाम होते हैं वो भाग संख्या 14 में ही आते हैं, आर्टिकल 308 से लेकर 321 तक, जिसमें यूपीएससी 315 आर्टिकल में है और 323 तक जाती है, जिसमें उसके पद के, कार्यकाल के बारे में, सेवानिवृत्ति के बारे में, शपथ के बारे में, कार्य क्षेत्र के बारे में चीजें बताई गई हैं। भाग संख्या 15 ये बताता है निर्वाचन। भाग संख्या 15 किस चीज को बताता है? तो ये बताता है निर्वाचन। निर्वाचन जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह काम करेगी, किसी भी सरकार का इस पे दबाव नहीं होगा। उसके बाद भाग संख्या 16। भाग संख्या 16 क्या बताता है? कुछ वर्गों के विषय में उपबंध। जैसे भाग संख्या 12 को आप मिस कर सकते थे, उसी तरह भाग संख्या 16 को भी चाहे तो मिस कर सकते हैं, लेकिन अगर याद कर लेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। लेकिन एग्जाम में से क्वेश्चन बहुत रेयरली बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भाग संख्या 17। भाग संख्या 17 क्या बताता है? राजभाषा के बारे में।
राजभाषा। भारत की समय राजभाषा कितनी है लगभग? तो 22 राजभाषाएं। आगे जो बचा 22 तक वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा मैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाते चलेंगे और याद भी कराते चलेंगे, ठीक है, ताकि करंट अफेयर भी चलता रहे और आपकी क्लास भी बहुत ज्यादा लंबी ना खींचे और साथ में आपको स्ट्रेटेजी की भी तैयार करें। तो आपको आज का क्वेश्चन है कि यूके की पीएम कौन है, उनका नाम बताना है। और इसके बाद आज का कोट है कि हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो पूरे दिन को एक एनर्जी मन में रखा करिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो सिंपली निश्चित तौर पे आप कर सकते हैं। तो कीप मोटिवेटिंग, कीप हेल्दी,